अभिनेताओं, निर्माताओं को जानने के बाद हम आते हैं सोवियत संघ की ऐसी प्रणाली की क्या खामियां थीं। कुछ खामियां थीं इसीलिए तो लोग सोवियत संघ के अंदर त्रस्त होने लगे थे, इसीलिए तो वहाँ पे कई आंदोलन, विद्रोह भी हुए, इसीलिए गोर्बाचेव को सुधारों का एक दौर शुरू करना पड़ा। खामियों को ही ठीक करने के लिए गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रॉयका और ग्लासनोस्ट किया, राजनीतिक सुधार और आर्थिक सुधारों की श्रृंखला शुरू की। दूसरे शब्दों में सोवियत संघ की विचारधारा जो थी, साम्यवादी प्रणाली, इसकी कुछ खामियां भी थीं। भले ही शासन ने बुनियादी सुविधाएं देना सुनिश्चित किया, भले ही शासन ने आवागमन, परिवहन और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत प्रगति की, भले ही सोवियत संघ एक महाशक्ति बन के उभरा, लेकिन इसके बावजूद कई कारणों से वहाँ की जनता परेशान भी थी। तो अब हम जाने थोड़ा कि आखिर सोवियत संघ की प्रणाली की, साम्यवादी प्रणाली की खामियां क्या थीं। सोवियत संघ प्रणाली की खामियों में बात करें तो पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि नेता जो होता है वो वास्तविक जनतंत्र के समर्थक होते हैं, क्योंकि वहाँ सभी संस्थाएं जनता द्वारा संचालित होती हैं एक अच्छी आदर्श साम्यवादी व्यवस्था में। पहले जैसा आपने जाना कि साम्यवादी व्यवस्था में सब समान हैं, नेता हो या निर्माता हो या जो भी हो, सब एक ही स्तर पर गिने जाते हैं। ये तो हुआ विचारधारा के तौर पर, थ्योरी में, और ये सभी लोग जनतंत्र के समर्थक होते हैं और सारी संस्थाएं जनता द्वारा संचालित होती हैं, यानी जनता ही सर्वोपरि। पर दुर्भाग्य से जब व्यावहारिक उसमें आते हैं तो कुछ दिक्कतें सामने आती हैं। एक दलीय शासन सामने आने लगता है। सोवियत संघ में एक दलीय शासन आने के कुछ अच्छाइयाँ तो थी, पर बुराइयाँ भी थीं। एक दलीय शासन का अर्थ सभी लोगों को पसंद करें या ना पसंद हो, उसी विचारधारा से जुड़ना, उसी विचारधारा के का गुणगान करना, उसी विचारधारा की पूजा करना। एक दलीय व्यवस्था का अर्थ ये भी है किसी तरह का विरोध ना होना, किसी तरह का विपक्ष ना होना, किसी तरह के विचारों की और बोलने की स्वतंत्रता ना होना। यद्यपि ये सब अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन धरातल में, व्यावहारिक प्रयोग में ये सब सफल नहीं थे, ये मात्र थ्योरी थे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक दलीय शासन व्यवस्था ने वहाँ पर एक तानाशाही व्यवस्था को जन्म दिया। तानाशाही और एक दलीय साम्यवाद का वर्चस्व, उसकी पकड़, उसका नियंत्रण हो चुका था, जिससे बहुत से लोग किसी भी तरह के विपक्ष को शासन पसंद नहीं करता था, उसके कुचल देता था। और कुचलने का अर्थ उनकी आवाज़ को बंद करना, चाहे उन्हें डरा कर, धमका कर, चाहे हत्या करके, चाहे मार के, जिस भी तरीक़ों से विरोध की आवाज़ को कतई साम्यवाद में बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि वह एक दलीय व्यवस्था, एक विचार की व्यवस्था है। तो हम देखें कि ऐसा हुआ क्यों। एक तो एक दलीय व्यवस्था जिसमें किसी भी तरह का विरोध बर्दाश्त नहीं। दूसरा, नौकरशाह जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, इस साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्हीं की तूती बोलती है। तो नौकरशाह का नियंत्रण दूसरा कारण है। ये लोग सत्तावादी बन जाते हैं, यानी सत्ता का लोभ, सत्ता का लालच इन्हें कुर्सी से चिपकाए रहता है, और कुर्सी से चिपके रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। घूस, जासूसी, हत्याएं आदि ये सब संभव था इन साम्यवादी देशों में। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण दूसरा कारण है, नौकरशाही का दबाव और सत्तावादी रुख। तीसरा कारण यदि हम बात करें
तो वह था कि दल का समस्त संस्थाओं पर नियंत्रण। कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट, साम्यवादी, समाजवादी, बस यही बातें जो कर सकेगा वही ऐसे देश में पनपेगा, अन्यथा उसे निपटा दिया जाएगा। तो अगला कारण ये मान सकते हैं कि इस नियंत्रण की नीति से जनता परेशान थी। सभी तरह का नियंत्रण, इससे जनता परेशान थी। अगला कारण, सोवियत संघ जब टूटा तो 15 गणतंत्र, 15 नए राष्ट्रों में, उनमें से एक राष्ट्र था रूस भी। लेकिन जब सोवियत संघ एक था और ये 15 राष्ट्र उसके अंग थे, तो ऐसा देखा गया कि इन 15 राष्ट्रों में हर बार हर चीज़ में रूस को फ़ायदा मिलता था, रूस नाम के राज्य को। परमाणु हथियार वहीं बने थे और इसलिए वो और बड़ी शक्ति था। तो अन्य 14 राज्य सोवियत संघ के अंतर्गत, अन्य 14 राज्य रूस के एक तरीके से बड़े कमज़ोर हो गए थे, उपेक्षित महसूस करते थे, रूस की तुलना में अपने को दबा हुआ मानते थे। और इस प्रकार इसी कारण ये जो राज्य थे ये स्वयं खिन्न थे रूस के इस दबाव से, रूस के इस पार्शियल व्यवहार से। सोवियत संघ की सरकार मतलब एक तरीके से रूस की सरकार हो गई थी और बाकी जो क्षेत्र थे वो नगण्य, महत्ता में नगण्य थे और हर जगह रूस का वर्चस्व था। तो इसलिए बाकी क्षेत्रों की नाराज़गी ये भी सोवियत संघ की प्रणाली की एक खामी थी। अगली खामी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और आधारभूत ढांचे को मजबूत नहीं कर पाया। सोवियत अर्थव्यवस्था वैसे तो बहुत अच्छी थी, वैसे तो बड़ी मजबूत थी, लेकिन यदि आधारभूत नींव की बात करें तो वो मजबूती नहीं थी, सतही स्तर पर बड़े ताकतवर थे। ऐसे ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, आपको याद होगा मैंने एक वाक्य कहा था कि सोवियत संघ में उद्योग बहुत बड़े, बहुत पनपे, लेकिन वहाँ पे पिन से लेके कार तक बनाई जाने लगी, आधुनिक हथियार बनाए जाने लगे, लेकिन गुणवत्ता के मामले में सोवियत संघ का सामान निम्न स्तर का ही था। कम से कम यूएसए और पश्चिमी जगत के जो सामान थे उनसे कमज़ोर ही था। चाहे आप कैमरा ले लें, चाहे आप वहाँ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लें, हथियार लें, इन सब में कुछ न कुछ ऐसी खामियां थीं जिसके कारण पश्चिमी जगत के प्रोडक्ट के सामने, पश्चिमी जगत के उत्पादकों के सामने सोवियत संघ के उत्पादन कमज़ोर ही रहते थे। तो प्रौद्योगिकी और आधारभूत ढांचे में सुदृढ़ता नहीं आ पाई थी। इसको सुदृढ़ मजबूत बनाने में ये लोग सफल नहीं हो पाए थे, यह कमज़ोर ही बना रहा। और इस प्रकार, और यही इसका कारण था। अगली खामी, हथियारों पर अत्यधिक खर्च। अमेरिका, आपको याद होगा मैंने बताया था 1945 में अमेरिका दुनिया की महाशक्तियों में बहुत आगे था। सोवियत संघ यद्यपि दूसरे नंबर पे था, पर पहले और दूसरे नंबर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था। इस अंतर को कम करने की होड़ में सोवियत संघ ने पूरा ध्यान अपना हथियारों के खर्च पर, हथियारों के निर्माण पर लगा दिया, और जो अन्य सुविधाएं थीं वह उसके लिए उस हद तक कम महत्वपूर्ण थी। और उसका सोचना था कि यदि दुनिया में एक महाशक्ति बनना है, यूएसए की यदि बराबरी करना है या यूएसए से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें हथियारों, सैन्य हथियारों के साथ शक्तिशाली होना पड़ेगा। और इस प्रकार उसने नौसेना, थल सेना, वायुसेना, परमाणु, स्पेस, इन सब पर इतना खर्च किया कि अन्य जो सुविधाएं जो मुहैया करानी थी नागरिकों को, उसमें निश्चित रूप से कमी आई और इसका असर पड़ा, जिसकी नाराज़गी जनता ने जब तब दिखाई।